देहरादून के एक शांत मोहल्ले से निकलती है एक ऐसी कहानी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देहरादून की शांत वादियों में एक ऐसा सच छुपा था जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। 80 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल श्याम लाल राठौर, दो बेटियों के पिता, लेकिन दिल में बस एक ही अधूरी ख्वाहिश, एक बेटा। बेटे की चाहत ने उन्हें रिश्तों के दलदल में धकेल दिया। एक पढ़े लिखे सम्मानित शख्स, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर वो फंस गए ऐसे जाल में जहां से निकलना नामुमकिन था। पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो उन्हें सीधे एक खौफनाक जाल में ले गया। 12 साल तक एक महिला से बनाए अवैध संबंध, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपी थी लालच, धोखा और ब्लैकमेलिंग की एक हैरान कर देने वाली साजिश। जब इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग श्याम लाल की एक ऐसी डर्टी फिल्म बनाई तो जिसने भी देखा रूह कांप गई। आखिर कैसे रची गई ये खौफनाक चाल? क्यों और कैसे प्रिंसिपल साहब बन गए इस प्लान का शिकार? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे फंसे वो लोग जो खुद को सबसे चालाक समझते थे? चलिए जानते हैं इस पूरे सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी इसी वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिमांशु चौधरी देहरादून के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात गीता नाम की एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला से हुई जो एक विवाहिता थी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दिलों में छुपे जज्बात अब छुपाए नहीं जा सके। वक्त के साथ यह जान पहचान गहरे मोहब्बत में बदल गई। समाज की बंदिशों और उम्र के फर्क को दरकिनार करते हुए दोनों ने मई 2024 में एक मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लिए और लव मैरिज कर लिया। गीता पहले ही अपने पूर्व पति से 3 साल पहले डिवोर्स ले चुकी थी। इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बची थी। शादी के कुछ ही महीने बाद उनकी दुनिया में एक नई रोशनी आई, एक नन्ही सी जान, उनकी प्यारी सी बेटी। गीता अब हिमांशु और अपनी बेटी के साथ देहरादून के किशन नगर क्षेत्र के सिरमौर मार्ग पर एक सादा लेकिन सुखद जीवन बिता रही थी। सब कुछ सामान्य और शांत प्रतीत हो रहा था, एक आदर्श परिवार जैसा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हिमांशु को गीता की जिंदगी से जुड़ी एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। गीता के किसी और से भी अवैध संबंध थे। इसका उसने विरोध जताने के बजाय अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना लिया। दरअसल हिमांशु मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने में पहले ही संघर्ष कर रहा था। महंगे कोचिंग नोट्स, लैब फीस और हॉस्टल का किराया, ये सब उसकी सीमित आर्थिक स्थिति पर बोझ बन चुके थे। कई विषयों में पिछली परीक्षाओं में असफलता ने उसका आत्मविश्वास भी डगमगा दिया था। मानसिक तनाव उसकी आंखों के नीचे थके हुए साए छोड़ने लगा था। गीता से शादी के बाद तो उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई थीं। एक ओर नव विवाहित जीवन की उम्मीदें और एक नवजात बेटी की परवरिश, तो दूसरी ओर कॉलेज की बकाया फीस और डिग्री पूरी करने की चिंता। ये सब हिमांशु को अंदर ही अंदर तोड़ने लगे थे। पैसों की तंगी ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए कि कई बार उसे दिन के खाने के लिए भी उधार लेने की नौबत आ जाती थी। तभी एक दिन उसने गौर किया कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति श्यामलाल राठौर अक्सर उनके घर आता है। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद कोई रिश्तेदार या पारिवारिक मित्र होगा, लेकिन जल्द ही उसकी शंका बढ़ने लगी। श्यामलाल के आने पर गीता का व्यवहार कुछ असामान्य हो जाता था। चेहरे पर एक अलग ही चमक, बातचीत में खास आत्मीयता और एक अनजानी सी नजदीकी आ जाती थी। हिमांशु ने इस बदलाव को हल्के में नहीं लिया और धीरे धीरे उसने कुछ जांच पड़ताल शुरू किया। इसके बाद जो सच सामने आया वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। गीता और श्यामलाल के बीच संबंध केवल हाल के नहीं, बल्कि काफी पुराने और गहरे थे। हकीकत तो यह थी कि दोनों के बीच लंबे समय से एक नाजायज रिश्ता चल रहा था। संभवतः यही वजह रही होगी कि गीता ने अपने पहले पति से रिश्ता तोड़ दिया था। गीता के श्यामलाल के साथ अवैध संबंधों को नजरअंदाज करते हुए हिमांशु चौधरी के मन में अब एक शातिर योजना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी, अधूरी पढ़ाई और हर ओर से टूटती उम्मीदों के बीच अब वह इस कड़वे सच को अपने फायदे में बदलना चाहता था। प्यार, रिश्ते, नैतिकता, इन सब शब्दों का अब कोई मतलब नहीं बचा था। बचा था तो सिर्फ एक मकसद, पैसा। हिमांशु ने तय कर लिया कि वह श्यामलाल राठौर को उसके गुप्त रिश्ते की आड़ में ब्लैकमेल करेगा, शर्मिंदगी, बदनामी और पारिवारिक बर्बादी का डर दिखाकर उससे मोटी रकम ऐंठेगा। यह एक बड़ा कदम था,
लेकिन अब उसे किसी भी तरह पैसे चाहिए थे, चाहे जैसे भी मिले। इस साजिश में वह अकेला नहीं था। उसने यह योजना गीता के सामने रखी, और हैरानी की बात यह थी कि गीता ने बिना जरा भी हिचकिचाए हामी भर दिया। ना विरोध, ना कोई सवाल। शायद गीता को भी अब रिश्ते की गर्माहट से ज्यादा पैसों की गर्माहट चाहिए थी, या फिर ये रिश्ता सचमुच अब केवल दिखावे की तस्वीर बनकर रह गया था। योजना के मुताबिक 2 फरवरी 2025 को गीता ने श्याम लाल को फोन किया। उसका स्वर बेहद मीठा और लुभावना था। हेलो डार्लिंग, तुम कहाँ हो, कई दिनों से मिले नहीं। उधर से श्याम लाल भी उसी अंदाज में बोला, अरे वाह, क्या बात है, मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था। सोच रहा था कि इस वैलेंटाइन डे पर तुम्हारी पसंद का कोई गिफ्ट दूं। श्याम लाल की आवाज सुनकर गीता भी खुश हो गई। वह खिलखिलाते हुए अपने मोहक अंदाज में बोली, तो फिर आज ही मिलो ना। तुम्हें अपनी पसंद भी बताऊंगी और तुम्हारी चाहत भी पूरी कर दूंगी। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो आता हूँ, लेकिन वादे से मुकर मत जाना। गीता ने और भी रुमानी लहजे में फुसफुसाया, अरे आओ तो सही डार्लिंग, आज की पूरी रात सिर्फ तुम्हारे नाम है। पति को हॉस्टल भेज दिया है, और सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों से मालिश करवाने का मन हो रहा है। श्यामलाल की आवाज में अब एक अलग ही उत्तेजना थी, जैसे उसे किसी पुराने छूटे हुए स्वाद की फिर से याद आ गई हो। ठीक है, कहो तो कुछ खाने पीने के लिए भी ले आऊं। गीता ने हंसते हुए जवाब दिया, जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हें तो मेरी पसंद का ब्रांड पता है, और बाकी नॉनवेज यहीं पका लूंगी। इस तरह कुछ देर तक दोनों प्रेमियों के बीच रुमानी और दिल छू लेने वाली बातें चलती रहीं। उम्र का फासला मानो शब्दों की गर्माहट में पिघल गया था। लहजे में ऐसा अपनापन था, जैसे वक्त ने दोनों को फिर से उसी मोड़ पर ला खड़ा किया हो जहां से कभी उनका रिश्ता शुरू हुआ था। गीता एक खिली हुई गुलाब की मानिंद यौवन से भरी, मोहक और सम्मोहक थी। उसका हर लहजा, हर बात जैसे किसी भूले हुए गीत की मधुर धुन की तरह कानों में उतर रहा था। वहीं श्याम लाल उम्र के ढलान पर खड़ा वो आदमी, जिसके भीतर अब भी जवानी की चंचल लहरें बहती थीं। आज गीता चौधरी की तरफ से इतने खुले और जीवंत निमंत्रण ने उनकी धड़कनों में एक पुरानी लय जगा दी थी, जैसे किसी ने बंजर दिल में फिर से ऋतुओं की बहार भेज दी हो। तन में सिहरन, मन में हलचल, कल्पनाओं की एक बेकाबू बाढ़ उनके भीतर उमड़ पड़ी थी। आखिर गीता ने उन्हें दैहिक मिलन का सीधा और स्पष्ट प्रस्ताव जो दे दिया था। श्यामलाल राठौर, एक ऐसा नाम जो कभी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय का प्रिंसिपल रहा था, पढ़ाई, अनुशासन और नैतिकता का प्रतीक था। इलाके के लोग उन्हें अब भी आदरपूर्वक गुरुजी कहकर पुकारते थे। लेकिन गुरुजी के इस सम्मानजनक मुखौटे के पीछे एक ऐसा गहरा राज था जिसे जानने वाले बहुत कम थे। और अब सिरमौर मार्ग के उसी घर में उन्हें फिर से उस छिपे हुए अतीत को जीने का मौका मिल रहा था। जहां गीता ने उन्हें बुलाया था, वही गीता जो कभी 12 साल पहले उनकी जिंदगी में प्रेम, सौंदर्य और वर्जना को एक साथ लेकर आई थी। सिरमौर मार्ग स्थित उस मकान में गीता के बुलावे से पहले ही हिमांशु चौधरी मौजूद था। पर्दे खींचे जा चुके थे। मोबाइल कैमरे को सोफे के सामने एक सूक्ष्म कोण पर सेट कर दिया गया था, इस तरह की दृश्य स्पष्ट हो लेकिन अस्तित्व छिपा रहे। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना रची थी। श्यामलाल और गीता के अंतरंग पलों की एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। फिर उसी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूली जाएगी। यह योजना न सिर्फ उनकी आर्थिक बर्बादी का समाधान थी, बल्कि हिमांशु चौधरी के अंदर धीरे धीरे सुलग रही जलन, अपमान और बदले की आग का भी विस्फोटक नतीजा थी। जैसे ही श्यामलाल कमरे में दाखिल हुआ और गीता के साथ घुलने मिलने लगा, कमरे की हवा जैसे थम गई। बाहरी रूप से यह एक रुमानी मिलन लग रहा था, लेकिन उस कमरे में भावनाओं की जगह एक साजिश सांस ले रही थी। तभी मानो छठी इंद्रिय जाग उठी हो, श्यामलाल की अनुभवी निगाहें एकाएक भटकने लगीं। वह एक अजीब सी असहजता महसूस करने लगा। कमरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौजूद जरूर था। उसकी चेतना ने खतरे की घंटी बजा दिया। कौन है यहाँ? वह अचानक चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि आवाज दरवाजे तक पहुंचती, गीता ने फुर्ती से उसका मुंह दबा दिया। उसी पल छिपे हुए हिमांशु ने झपटकर श्यामलाल के हाथ पांव कसकर पकड़ लिए। कमरे में अब घबराहट, भय और पसीने की गंध फैल गई थी। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। वो वीडियो जो ब्लैकमेलिंग का हथियार बनने वाली थी, अब एक हत्या की गवाह बनने जा रही थी। उन्हें एहसास हो चुका था, अगर श्यामलाल किसी तरह बच गया तो न सिर्फ वीडियो की बात बाहर जाएगी, बल्कि उनकी सारी साजिश भी उजागर हो जाएगी। उनका मेडिकल करियर, शादी, बच्ची, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इस डर, इस पैनिक, इस पागलपन में उन्होंने वो कर डाला जिसकी शायद खुद से भी उम्मीद नहीं थी। हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से गीता और हिमांशु चौधरी ने मिलकर श्यामलाल राठौर का गला दबा दिया। वो छटपटाया, आंखें फटी की फटी रह गईं, होठों से एक मूक गुहार निकली, लेकिन कुछ ही पल में सब थम गया। अब कमरे में सिर्फ एक निस्पंद ठंडी देह पड़ी थी। सन्नाटे और डर में डूबे दोनों ने शव को बेड के नीचे खिसका दिया, हड़बड़ी और घबराहट में बस यही सोचते हुए कि यह राज अब हमेशा के लिए दबा रहेगा। हिमांशु चौधरी MBBS की चौथे वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। वर्षों से सर्जरी विभाग में बिताए समय ने उसके भीतर एक अजीब तरह की निष्ठुरता और तकनीकी दक्षता पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि उसने गीता से कहा था, अगर शव को 24 घंटे बाद काटा जाए तो खून नहीं निकलेगा, नसें सूख जाती हैं, शव कठोर हो जाता है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट में अगर खून की कमी देखेगी तो समय ए मौत को लेकर भ्रम हो सकता है। यही तर्क गीता को समझाने के लिए काफी था। दोनों ने हिम्मत जुटाकर इंतजार करने का फैसला किया, और उस रात का इंतजार मानो सदियों जैसा लंबा था। 3 फरवरी 2025 की रात, वह काली रात जब एक जीवन समाप्त नहीं हुआ था बल्कि इंसानियत खुद कटने जा रही थी। हिमांशु ने रसोई घर के स्लैब पर रखा चाकू उठाया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन आंखों में एक भयानक दृढ़ता थी। कमरे में हल्का सा बल्ब टिमटिमा रहा था और बाहर हल्की बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही थीं, जैसे कुदरत भी इस नृशंस कृत्य पर शोक मना रही हो। धीरे धीरे उसने शव के कंधों से दोनों हाथ काटे, एक बार नहीं कई बार काटना पड़ा। मांस और हड्डियों के बीच का संघर्ष अब चाकू की धार और हिमांशु की हिम्मत पर था। फिर उसने दोनों पैर अलग किए, जैसे कोई प्रैक्टिकल लैब में शव विच्छेदन कर रहा हो। मगर यह कोई शैक्षणिक प्रयोग नहीं था, यह अपराध था। अंत में सिर को बेहद सावधानी से अलग किया गया और एक मोटे प्लास्टिक के बोरे में बांध दिया गया। गंध अब बर्दाश्त से बाहर थी। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन दरारों से आती ठंडी हवा और डर की गंध ने कमरे को कब्र बना दिया था। आगे की योजना पहले ही तय हो चुकी थी। गीता, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी, उसने एक ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा, हिमांशु, अब इसे ठिकाने लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो शुरू किया है उसे खत्म भी तुम ही करोगे। उनके बीच अब कोई प्रेम, कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खौफनाक साजिश थी जिस पर अब दोनों की मुहर लग चुकी थी। दूसरी तरफ श्यामलाल राठौर की बेटी निधि राठौर पिछले 5 दिनों से गहरी घबराहट में जी रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की हर रग में सिर्फ अनिश्चितता बह रही हो। उसकी नींद कहीं खो चुकी थी और रातें वो अब बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनते हुए कटती थीं। 7 फरवरी 2025 की सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें पटेल नगर, देहरादून की गलियों को रोशन करने लगी थीं। मगर निधि अब भी बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें खुली तो थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं बची थी। पिछले कुछ दिनों से वह 10 बजे से पहले उठ ही नहीं पा रही थी, मानो शरीर और आत्मा दोनों ने हार मान ली हो। धीरे धीरे वह उठी। सिर में तेज दर्द था, मानो हर सोच एक कील बनकर धड़ाक धड़ाक घुस रही हो। बिना किसी ऊर्जा के वह रसोई की ओर बढ़ी, चाय का पानी चढ़ाया और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। मन का कोना कोना खाली था। आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उसके पापा का चेहरा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वह सोचने लगी थी कि अब क्या करूं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसका दिल बार बार इन सवालों से खुद को चीरता रहा। बिना कोई फोन कॉल, बिना कोई संदेश, बिना किसी सुराग के 5 दिन बीत चुके थे। श्यामलाल राठौर, जो कभी एक स्कूल के प्रिंसिपल रहे थे, जिनकी इज्जत मोहल्ले में गुरुजी कहकर होती थी, उनका अचानक यूं गायब हो जाना, ये बात उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। निधि ने मोबाइल उठाया, फिर रख दिया। पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त तो पहले ही दी जा चुकी थी। रिश्तेदारों से भी हर 2 घंटे में वही जवाब मिलता, हम भी देख रहे हैं बेटा, कहीं पता नहीं चला। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। बाहर की दुनिया जाग रही थी, लेकिन निधि के भीतर अब भी अंधेरा पसरा था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, और ना ही यह कि उस हत्या की कहानी उसके ही शहर के किसी गली में दबी पड़ी है, सिरमौर मार्ग के एक बंद दरवाजे के पीछे। श्यामलाल राठौर को लापता हुए 5 दिन बीत चुके थे। निधि के साथ ही परिवार और रिश्तेदार भी उनकी तलाश में जुटे थे, लेकिन हर तरफ खामोशी थी, कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं चल पाया था कि वे आखिर गए तो कहाँ गए। थक हार कर अंत में निधि राठौर ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में दर्ज करवा दिया। अब तक का डर और असमंजस एक ठोस कदम में बदल गया था।
कोतवाली प्रभारी एसएचओ प्रदीप सिंह राणा ने रिपोर्ट पढ़ते ही मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत एक विशेष टीम गठित की और श्यामलाल राठौर की तलाश के निर्देश जारी कर दिए। रिपोर्ट में निधि ने साफ लिखा था, मेरे पिता श्यामलाल राठौर 2 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे किसी जरूरी काम के लिए अपनी स्प्लेंडर बाइक पर घर से निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। जांच टीम ने सबसे पहले श्यामलाल के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक किया। आखिरी सिग्नल सिरमौर मार्ग से मिला था, जहां से आगे कोई नेटवर्क गतिविधि नहीं मिली। इसके बाद फोन की कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर मंगवाई गई। वहां एक नाम बार बार सामने आया, गीता। श्यामलाल ने पिछले महीने में गीता नाम की एक महिला से लगातार और लंबे समय तक बातचीत की थी। कुछ कॉल्स तो देर रात तक की थीं। और यही नहीं, जांच में सामने आया कि गीता का पता भी सिरमौर मार्ग का ही था। यह अब सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं रही थी, एक संदिग्ध कड़ी सामने थी जो सीधे उस मोहल्ले की ओर इशारा कर रही थी जहां गीता और हिमांशु एक बंद कमरे में अपनी साजिश को दफन करने की सोच रहे थे। श्यामलाल राठौर की गुमशुदगी की जांच की जिम्मेदारी पटेल नगर कोतवाली के अनुभवी एसएसआई योगेश दत्त को सौंपी गई। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र ही सीओ अंकित कंडारी और एसपी सिटी प्रमोद कुमार से आधिकारिक तौर पर जांच का आदेश हासिल कर लिया। जांच की शुरुआत हुई सिरमौर मार्ग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेकिंग से। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि श्यामलाल अपनी स्प्लेंडर बाइक पर सुबह के समय कृष्णा नगर चौक से होते हुए सिरमौर रोड के एक मकान की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उस मकान की पूरी तहकीकात की, जो निकला था गीता नामक महिला का घर। लेकिन जांच टीम को एक बड़ा रहस्य तब मिला जब फुटेज में साफ तौर पर यह पाया गया कि श्यामलाल ने गीता के मकान से बाहर निकलते हुए कभी भी वापसी की तस्वीर दर्ज नहीं कराई। अर्थात श्यामलाल वहां तो गए, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। यह सवाल पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली बनकर खड़ा था, श्यामलाल कहां चला गया और वह लौटकर क्यों नहीं आया। पुलिस ने श्यामलाल राठौर के बारे में और भी गहराई से जानकारी जुटानी शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि श्यामलाल के 2 बेटियां थीं, जो अक्सर गीता से मिलने उनके घर आती रहती थीं। स्थानीय लोगों की निगाहों में यह बात दिन ब दिन स्पष्ट होती जा रही थी कि श्यामलाल और गीता के बीच कोई खास रिश्ता था, एक ऐसा नाता जो सामान्य दोस्ती से कहीं आगे था। इस बीच एक जानकारी मिली कि गीता का मायका सहारनपुर जिले के कस्बा देवबंद में था, विशेषकर कैलाश कॉलोनी के क्षेत्र में, जो एक वीआईपी एरिया है। इस अहम जानकारी को लेकर पुलिस ने गीता और हिमांशु के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स मंगवाईं। जांच में सामने आया कि दोनों ने लगातार 2 विशेष मोबाइल नंबरों पर लंबी और गुप्त बातचीत की थी। ये नंबर निकले गीता के भाई अजय और हिमांशु के बहनोई धनराज के, जो देवबंद के कैलाश कॉलोनी में रहते थे। अब पुलिस की जांच देवबंद तक फैल गई थी, जहां परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी किसी न किसी रूप में इस रहस्य के केंद्र में थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देवबंद के लिए विशेष टीम गठित किया। एसएसपी अजय सिंह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस टीम में कोतवाल प्रदीप सिंह राणा, एसएसआई योगेश दत्त, प्रभारी विनोद गोसाई, थानेदार विनोद राणा, कांस्टेबल आशीष शर्मा, विपिन और महिला कांस्टेबल मोनिका को शामिल किया। सूत्रों से मिली मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने देवबंद पहुंचते ही अजय और धनराज को दबोच लिया। दोनों को पटेल नगर कोतवाली लाकर कड़ी पूछताछ में लिया गया। थोड़ी ही देर में दबाव में आए अजय कुमार ने पुलिस के सामने सब कुछ बेझिझक खोल दिया। उसने बताया, 2 फरवरी 2025 को मेरी बहन गीता ने मुझे फोन किया था। उसने कहा कि उन्होंने किसी की हत्या कर दी है और लाश को छुपाने में मेरी मदद चाहिए। यह सुनते ही अजय ने तुरंत अपने करीबी दोस्त धनराज चावला को बुलाया। दोनों मिलकर गीता के घर गए, जहां उन्होंने एक प्लास्टिक के बोरे में बंद शव के टुकड़े देखे। उस बोरे को उठाकर दोनों ने 4 फरवरी की रात एक मिनी ट्रक में लोड किया। अंधेरी रात का फायदा उठाकर वे देवबंद के गांव साखन की नहर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उस बोरे को गुपचुप तरीके से नहर में फेंक दिया। यह रहस्योद्घाटन पुलिस के लिए एक बड़ा मोड़ था। शव के टुकड़ों की ये कहानी अब जांच को एक नए दिशा में ले जा रही थी। इसके बाद देवबंद की साखन नहर में शव की तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन गोताखोरों को वहां कोई लाश के टुकड़े नहीं मिले। नहर की ठंडी पानी की सतह के नीचे कहीं भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पूछताछ के बाद अजय और धनराज को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब 20 फरवरी 2025 को सहारनपुर पुलिस को किसी इंसान के शव के टुकड़े मिले। यह खबर जैसे ही मीडिया के जरिए देहरादून पुलिस तक पहुंची, कोतवाल प्रदीप सिंह राणा तुरंत परिवार के सदस्यों को लेकर सहारनपुर रवाना हो गए। निधि राठौर ने बरामद शव के टुकड़ों को देखते ही अपने पिता श्यामलाल के रूप में पहचाना।
पुलिस ने शव के टुकड़ों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बीच हिमांशु और गीता पुलिस की पकड़ से दूर रह रहे थे। साइबर विभाग ने उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की, जिससे पता चला कि वे मुंबई में हैं। लेकिन जब पुलिस मुंबई पहुंची तो वे वहां से भी फरार हो चुके थे। आखिरकार उनकी लोकेशन जयपुर में मिली, जहां से अचानक उनका ट्रैक प्रयागराज के महाकुंभ मेले तक पहुंचा। 4 दिनों तक पुलिस ने महाकुंभ की भारी भीड़ में उन्हें खोजने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इतनी विशाल भीड़ के बीच हिमांशु और गीता का अता पता लगाना नामुमकिन साबित हुआ। इस चूहे बिल्ली के खेल में गीता और हिमांशु पुलिस की पकड़ से लगातार दूर बने हुए थे। दोनों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। 24 फरवरी 2025 को पुलिस को उनकी लोकेशन अमृतसर, पंजाब में मिली। पता चला कि उन्होंने ट्रेन से कई बार सफर किया था और उनकी मौजूदगी गोल्डन टेम्पल के आसपास स्थिर हो गई थी। फिर 26 फरवरी 2025 की रात पुलिस टीम ने बड़े ऑपरेशन के तहत अचानक छापा मारा। गोल्डन टेम्पल के नजदीक छिपे हुए गीता और हिमांशु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों को तुरंत देहरादून लाया गया, जहां उनसे कड़ी पूछताछ शुरू हुई। पहले ही गिरफ्तार अजय कुमार और धनराज से पुलिस ने उनके सारे कारनामों की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। फिर गीता ने भी पुलिस के सामने सारा सच बयां कर दिया। उसके बाद श्यामलाल राठौर के हत्या की जो दर्दनाक कहानी सामने आई, वह इस प्रकार निकली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के करोड़पति जीआईसी के रिटायर्ड प्रिंसिपल श्यामलाल राठौर पत्नी की मौत के बाद 2 बेटियों के पिता की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उसका वंश आगे न बढ़ पाए। इस भय ने उसे गीता के साथ संबंध बनाने और एक बेटे को जन्म देने की चाह में डाल दिया था। पुलिस के मुताबिक श्यामलाल ने गीता को इस काम के लिए 20 लाख रुपए तक की एकमुश्त रकम देने का वादा किया था। यह सुनकर गीता और हिमांशु ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि श्यामलाल के पास भारी संपत्ति है। वहीं गीता भी इस बड़ी रकम के लालच में श्यामलाल से पीछा छुड़ाने की योजना बना रही थी। इसी बीच दोनों ने श्यामलाल की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और मोटी रकम ऐंठने का एक शातिर प्लान तैयार किया। जांच के दौरान गीता ने पुलिस को बताया कि उसके और श्यामलाल के बीच पिछले 12 वर्षों से अनैतिक संबंध चल रहे थे। यह संबंध एक छिपा हुआ राज था, जिसने तीनों की जिंदगी में अंधेरे के साए फैला दिए थे। श्यामलाल हर महीने गीता को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्चा देते थे। बुजुर्ग श्यामलाल की एक प्रतिष्ठित संस्था थी, वहीं उनकी और गीता की मुलाकात भी यहीं हुई थी। करीब 20 साल पहले श्यामलाल की पत्नी का निधन हो चुका था। 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी, जबकि दूसरी अब भी अविवाहित थी। वंश के निरंतरता को लेकर श्यामलाल की चिंता हमेशा बनी रहती थी। करीब 7 महीने पहले गीता की मुलाकात हिमांशु चौधरी से हुई, जो MBBS की पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और आखिरकार उन्होंने शादी कर लिया। इस शादी के बाद गीता का श्यामलाल से मिलना जुलना कम हो गया, जिससे श्यामलाल बहुत परेशान रहने लगे। वह अक्सर गीता पर मिलने का दबाव डालते रहते थे और बेटे की उम्मीद के बदले 20 लाख रुपए देने की पेशकश भी किया। यही लालच और उम्मीद की जालसाजी बनी श्यामलाल की मौत की वजह। लेकिन हत्या के बाद जब पुलिस ने श्यामलाल के मोबाइल फोन से बैंक खातों की डिटेल्स निकाली तो हैरानी हुई कि उनके खाते पूरी तरह खाली थे। जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे एक जटिल और कड़वी सच्चाई थी। जहां श्यामलाल को बेटे की चाह थी, गीता रुपए ऐंठना चाहती थी और हिमांशु अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए गीता पर निर्भर था। जरूरत की इस त्रिकोणीय खोज ने तीनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसा हर कोई अपना दर्द छिपा रहा था। गीता चौधरी कभी एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन जब वह मां बनी तो उस काम को अलविदा कह दिया। इसके बाद उसकी जिंदगी का हर मोड़ श्यामलाल के आर्थिक सहारे पर मुड़ा। वह जानती थी उसे जो चाहिए वह सिर्फ श्यामलाल ही दे सकता था। जांच में सामने आया कि गीता श्यामलाल से अब तक करीब 10 लाख रुपए तक की राशि ले चुकी थी। साथ ही पुलिस को पता चला कि श्यामलाल के नाम देहरादून में करोड़ों की जमीन भी है। गहराती जांच के बीच एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गीता इस समय 5 महीने की गर्भवती है। अब सवाल यह था, गर्भ में पल रहा बच्चा श्यामलाल का है या हिमांशु का है? पुलिस ने DNA परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दिया। हत्या के बाद जब गीता और हिमांशु को यह एहसास हुआ कि उनकी योजना सिर्फ एक लाश छोड़कर खत्म हो गई है, ना तो वीडियो काम आई, ना ही पैसे, तो अपराधबोध की छाया उन पर गहराने लगी। पश्चाताप में डूबे दोनों प्रयागराज भाग निकले। संगम के घाटों पर डुबकी लगाई,
साधु संतों के शिविरों में 4 दिन गुजारे, जैसे आत्मा पर चढ़ा खून धो देना चाहते हों। इसके बाद वे दिल्ली, फिर कुरुक्षेत्र और अंत में अमृतसर जा पहुंचे। पैसे खत्म हो चुके थे। अब वे महज 200 रुपए किराए वाले एक सस्ते कमरे में रह रहे थे। लेकिन भाग्य का चक्र वहीं नहीं थमा। एसएसआई योगेश दत्त की अगुवाई में पुलिस ने पुख्ता सबूतों के साथ दोनों को धर दबोचा और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपियों गीता और हिमांशु चौधरी को गिरफ्तार कर इस चौंकाने वाले हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं शव को छिपाने में आरोपियों की मदद करने के आरोप में गीता के भाई अजय कुमार और बहनोई धनराज चावला को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब यह मामला अदालत की चौखट पर है, जहां सवाल सिर्फ यह नहीं कि हत्या कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि लालच, प्रेम और जरूरत जब एक ही जगह टकराते हैं तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। एक बुजुर्ग की अधूरी इच्छा, एक महिला की भूख और एक युवक की लाचारी, तीनों ने मिलकर एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिसने रिश्तों की सभी सीमाएं लांघ दिया। लेकिन अंत में कानून ने अपनी पकड़ साबित कर दिया, क्योंकि झूठ चाहे जितनी देर टिके, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, जिनकी मां नहीं है उनसे पूछो क्या हाल होता है। यहाँ लोग मां की हत्या कर देते हैं अपनी ख्वाहिशों के लिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मासूम बच्चे को अनाथ कर दिया। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, Arav had a troubled childhood which was traumatic for the formative years of a child, so he took pleasure, maybe trying to get back on his mother, who had so many broken marriages. मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सन की इंसान, ओल्ड स्टोरी बट सो पेनफुल। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, क्या अजीब पागलपन है, अभी शादी हुई और अभी किसी और से प्यार। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, कहानी को काफी खूबसूरती के साथ आपने पेश किया है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। हेलो सिस्टर, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, विवेक भाई आपकी सभी कहानियां सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानियां सुनने वाले को सबक मिल जाता है कि कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर सभी अमल करेंगे तो काफी अपराध कम हो जाएंगे। थैंक्स सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, दुखद कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, दर्दनाक हादसा भैया, बबीता के साथ अच्छा नहीं हुआ। काश बबीता समझदारी से काम लेती। 2 शादी के बाद तीसरी शादी फिर से एक मकड़जाल। सिस्टर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, आपकी बात सही है विवेक भाई, अगर हस्बैंड का औरतों के साथ रिलेशनशिप पसंद नहीं था तो अपना रिलेशनशिप कैसे ठीक हुआ। यास्मीन फ्रॉम यूएसए, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, प्यार की कहानी में ऐसा ही होता है, दिमाग काम नहीं करता है और हो गया गलत काम और पकड़े भी गए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, कुछ लड़कियां समाज में जहर घोलकर अपने पेरेंट्स और लड़कों को बर्बाद कर रही है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक कमेंट विवेक जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विनोद राजपूत जी ने कमेंट किया है, विवेक भाई जब एक बार गौरव को मार पड़ चुकी थी उसको समझ जाना चाहिए था। उसके परिवार वालों को समझ जाना चाहिए था कि यह हमला दोबारा भी हो सकता है और इसीलिए रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। इसमें सरासर लड़के वालों की गलती है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सत्तर सिंह जी ने कमेंट किया है, नेहा इज कल्प्रिट।
सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। त्रिपुरारी प्रसाद जी ने कमेंट किया है, गौरव के पेरेंट्स बड़े बेवकूफ है। जब सारे सिग्नल खतरे की मिल रही थी तब भी शादी करने पर उतारू थे। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीमा सिंह जी ने कमेंट किया है, हेलो सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मुनु गुरुंग नाइस सॉन्ग नाम के आईडी से कमेंट आया है, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड स्टोरी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शुभा शर्मा जी ने कमेंट किया है, और गौरव को जब इतनी धमकियां मिल रही थी तो उसने शादी तोड़ी क्यों नहीं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लर्न म्यूजिक विथ मी नाम के आईडी से कमेंट आया है, योगी जी फेंकते ज्यादा है, काम कम करते हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोभा रोकड़े जी ने कमेंट किया है, मेंटल पागल अक्षता। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, जहीर डॉन जी, मोहम्मद उमर जी, रेखा सोकल जी, गणेश सौद जी, कंचन पटेल मैम, शब्बीर काबू जी, खुशी खान जी, निर्मला अरबल जी, तहर भाई जी, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।